हेलो हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। बेटा, क्लास नाइन्थ में ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। और अब कंटिन्यू ये सीरीज़ हम चलाने वाले हैं। क्लास नाइन्थ में मुझे लगा कि देखो, बच्चों का जो बेस होता है वो क्लास नाइन्थ होता है। अगर किसी बच्चे का क्लास नाइन्थ का बेस ही स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब अगर उसमें फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया क्लास नाइन्थ के लेवल पे, तो वो भविष्य में बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। होता क्या है कि हम मिस्टेक ये करते हैं कि हम 11 12 जब पहुंचते हैं तब खुद को मानते हैं कि हम साइंस स्ट्रीम में हैं। अगर हमारा डिसीजन पहले से है कि मैं साइंस स्ट्रीम में जाने वाला हूँ, फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, फ्यूचर में इंजीनियर बनना है, फ्यूचर में आपको यूपीएससी भी करना है, तब भी साइंस स्ट्रीम काम आएगी आपको बेटा। अगर आप देखेंगे तो साइंस स्ट्रीम के सबसे ज़्यादा बच्चे यूपीएससी में इनरोल होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं साइंस आपको ट्रेंड करता है हार्ड वर्क करने के लिए। कहीं ना कहीं साइंस ट्रेंड करता है आपके माइंड लेवल को, जिससे कि आप हाई चीज़ों को कैच कर सकें। तो जब हमको पता है कि लाइफ में साइंस का इतना बड़ा रोल है, साइंस हमारे लिए लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस रखता है, तो क्यों उसके लिए मेहनत नाइन्थ क्लास से ही करनी शुरू ना कर दी जाए। हम मिस्टेक ये करते हैं कि वो मेहनत जो अभी करनी चाहिए वो 11th में करते हैं। जो मेहनत अभी करनी है वो मेहनत हम 12th में करते हैं, और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जब ये पता है कि हम आज मेहनत करके अपने कल के फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, तो उसी फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए क्या आज से हम काम करना ना शुरू करें? क्या जो आप पढ़ोगे वो क्लास 11th में नहीं आएगा? क्या जो आप आज पढ़ेंगे वो क्लास 12th में नहीं आएगा? हमको पता है, आपको भी पता है, आप जानते हो कि हाँ ये सब चीज़ें आगे आएंगी। साइंस में चीज़ें और एक्सपैंड होंगी, लेकिन टॉपिक तो यही रहेगी ना। जैसे अगर आज आप ग्रेविटी पढ़ने जा रहे हो, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ग्रेविटी और बड़े लेवल पे आए, और ज़्यादा नॉलेज देखने के लिए मिलेगी। लेकिन रहेगा तो ग्रेविटी ही ना, या कोई नई टॉपिक आएगी? तो आप बिल्कुल कहोगे नई टॉपिक नहीं आएगी, जो हम पढ़ रहे हैं वही रहेगा। तो इसका मतलब बेटा, अगर अपने लेवल को हम अच्छा कर लें, अपने माइंड लेवल को अच्छा कर लें, तो हम बेटर वर्क कर सकते हैं, है ना। इसीलिए मैंने सोचा कि नाइन्थ क्लास का वीडियो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि 11 12 और 10th का होता है। क्योंकि नाइन्थ आपका ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी ही आप क्लास 10th में जा रहे हैं। इसका मतलब बोर्ड अब बहुत दूर नहीं है, पास है। तो एक पढ़ने की स्ट्रेटजी, एक माइंड लेवल रखना ही रखना पड़ेगा बेटा। तभी आप लाइफ में बेटर कर सकते हो, क्लास 9th बेटर कर सकते हो, और एक मोटिवेशन पा सकते हो। बेटा, साइंस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। सबसे पहले जो पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वो फिजिक्स है। फ्यूचर में आपको केमिस्ट्री और बायो दोनों पार्ट मिलेगा, और बहुत अच्छे लेवल का मिलेगा। बेटा, फिजिक्स के लेवल पे हम जो इस समय चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी सिलेक्ट करने का रीजन ये है क्योंकि तो ग्रेविटी चैप्टर अपने आप में आपके इमोशंस की न्यूमेरिकल्स तो यहाँ सॉल्व कराएगा कराएगा, इसके साथ साथ नई नॉलेज देगा। तो पुराना रिवीजन भी आपका हो जाएगा, और न्यू चैप्टर आप पढ़ लो वो भी कवर हो जाएगा। और रही इसके पहले के चैप्टर्स की बात, तो उसका वीडियोस भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए बनाऊंगा, और वहाँ पे बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ ग्रेविटी चैप्टर भी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। एक टॉपिक अगर आपने आज पढ़ा, तो कल आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेगा। फिर परसों हम नई टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिलेगा। इसका मतलब अपने लेवल को हम बहुत स्ट्रांग करने वाले हैं, बहुत हाई लेवल तक लेके जाने वाले हैं। बट अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन होता क्या है, अगर ये समझना है हमको, तो इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। देखो बेटा, ग्रेविटेशन होता क्या है। आप जानते हो कि अर्थ के ऊपर हर एक बॉडी अपने आप को अट्रैक्ट हो रही है। जैसे आप खुद सोचो, अर्थ के ऊपर हर एक चीज, और अर्थ पर ही नहीं। जैसे सबसे पहले हुआ क्या, इसकी स्टोरी ये थी कि एक बार न्यूटन भाई साहब थे, सर आइजैक न्यूटन इनका फुल नेम था। सर आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और अचानक से उनके सर के ऊपर एक सेब गिरा। सेब समझ रहे हो ना, एप्पल। एप्पल उनके सर के ऊपर गिरा। अब जैसे उनके सर के ऊपर गिरा, ऐसा नहीं कि कभी कभी होता क्या है ना, देखो हमको पता नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बार एक ही चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, लेकिन हमेशा वो ख्याल नहीं आता है। जैसे आप रोज चलते हो, लेकिन ख्याल कभी आता है कि हाँ, हम आखिर क्यों चल रहे हैं, हम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं आगे, हम पीछे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमेशा हम आगे चाहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कोई पीछे क्यों नहीं धकेल रहा है हमको। अब ये देखो, ये फिनोमेना हमेशा माइंड में नहीं आएगा। कभी कभार ये चीजें आती हैं। कुछ हो सकता है यूजुअल होती हैं, कुछ अनयूजुअल होती हैं, मतलब कई बेकार की बातें होती हैं। कभी कभी इन बेकार की बातों में से कोई एक अच्छी बात निकल के आती है। अब जैसे आप बाइक से लेके चलते हो, कभी आपने गौर किया कि कितने सारे हॉर्न बज रहे हैं? जब आप चलते हो कभी रोड के ऊपर, तो बहुत सारे हॉर्न बजा करते हैं, टी टी टू 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 टू, कुछ ना कुछ बजा ही करता है। लेकिन आप गौर नहीं करते हो। लेकिन अगर कभी आपका माइंड वहां चला जाता है हॉर्न के ऊपर, तो आप देखिए पूरे रास्ते आप परेशान रहोगे।
ये हॉर्न बज रहा है, क्यों बज रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी का हॉर्न बज रहा है। इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देखते कई बार हैं, लेकिन वो स्ट्राइक एक बार करता है माइंड के अंदर। जैसे एक ही न्यूमेरिकल आप रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, नहीं लग रहा है, और एक दिन सडन आपसे न्यूमेरिकल लग जाएगा, तो इसका मतलब उस टाइम पे वो बात आपकी स्ट्राइक कर गई माइंड के अंदर। तो ऐसे न्यूटन थे। न्यूटन ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ऑब्जेक्ट को गिरते हुए देखे थे, लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ कि वो बैठे हुए थे और उनके ऊपर सेब गिरा। अब उन्होंने उस सेब को देख के ये सोचा कि आखिर ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है, कोई ना कोई फिनोमेना तो होगा ना, कोई ना कोई फिनोमेना तो है ही है जो सेब को नीचे गिरा रहा है। ये सेब ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये सेब ऊपर भी जा सकता था, ये सेब लेफ्ट में जा सकता था, ये सेब राइट में जा सकता था, तो आखिर इस सेब को नीचे ही क्यों आना था। क्या इस सेब को कोई खींच रहा है क्या, जिससे कि नीचे आ रहा है, क्या नीचे कोई फोर्स लग रहा है क्या। तो उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन डेवलप किया, उन्होंने पूरी बातें की, उन्होंने कहा कि यस, एक फोर्स लग रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थ, जिस पे हम सब लोग रहते हैं, अर्थ हर एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता है। जो अर्थ है वो हर एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, नीचे आता है। जैसे अगर मैं बोलूं, यहाँ पर एक बात लिखूं, अगर मैं एक बात लिखूं, व्हेन अ एप्पल fall on the earth, it experience a force। इसका मतलब अर्थ के ऊपर जब एक एप्पल फॉल्स हो रहा होगा, गिर रहा होगा, तो इसका मतलब वहां पे क्या लग रहा है, कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा। वो ऑब्जेक्ट, वो एप्पल एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब बात ये उठी बेटा कि अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो आखिर ये फोर्स क्यों अर्थ के पास में है, आखिर अर्थ के पास ये फोर्स क्यों है, क्या रीजन है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं खींच रहा है। क्या अर्थ के पास ऐसी कोई पावर है, क्या अर्थ के पास ऐसी कोई अलग से यूनिक स्ट्रेंथ है जिससे कि वो खींच पा रहा है। जब न्यूटन ने देखा तो न्यूटन ने कहा कि देखो, अर्थ के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। न्यूटन ने कहा देखो, अर्थ कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है, जो काम अर्थ कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ, जो काम अर्थ कर रहा है वो काम आप भी कर सकते हो, जो काम अर्थ कर रहा है वो काम ये मारकर भी कर सकता है। इसका मतलब, उनके कहने का मतलब था कि सारी बॉडी, सारे बॉडी को अपनी तरफ खींचती हैं। न्यूटन ने कहा, बेटा न्यूटन ने बोला कि अर्थ कोई ऐसा इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा है जिसके लिए बहुत तारीफ की जाए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने बोला एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। बेटा न्यूटन ने कहा कि अर्थ कोई अलग से यूनिक वर्क नहीं कर रहा है कि वो खींच रहा है ऑब्जेक्ट को, और सिर्फ अर्थ ही ऑब्जेक्ट को खींच सकता है। जो ऑब्जेक्ट को खींचने का काम अर्थ कर रहा है वो काम मैं भी कर सकता हूँ, वो आप भी कर सकते हो। आपके हाथ में जो पेन है बेटा वो भी कर सकती है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी ये काम करेगी, वो भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकती है। अब आपके मन में आएगा, अगर खींच सकती हो खींचती क्यों नहीं है, हम तो नहीं देख पा रहे हैं कि मोबाइल मेरी खींच रही है। जैसे मोबाइल आपको खींच ही रही है, मोबाइल बैठ के जो चलाते हो आप, दिन भर रील्स देखते हो, यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, तो मोबाइल आपको खींचती ही है। लेकिन मैं वो उस टाइप का खींचने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं कह रहा हूँ अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। तो पहले तो मन में क्वेश्चन आया कि अर्थ अर्थ के पास ऐसी कौन सी बहुत बड़ी क्वालिटी आ गई कि वो हर एक चीज को अट्रैक्ट कर रही है। क्या अर्थ के पास कोई शक्ति है क्या, कोई पावर है क्या, कोई गॉड लेवल पावर है क्या। तो न्यूटन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। दुनिया की हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती ही करती है। तो अब मन में सवाल आता है कि क्यों, हम तो, हमें नहीं दिख रहा है कि और भी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। हम तो खाली क्या देख पा रहे हैं कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, हमको भी अट्रैक्ट कर रही है, तुमको भी अट्रैक्ट कर रही है, मेरे मार्कर को भी अट्रैक्ट कर रही है, आपके मोबाइल को भी अट्रैक्ट कर रही है। अगर अपने मोबाइल को आप छोड़ो कहाँ जाएगी, नीचे। वैसे मुझे पता है कि आप मोबाइल छोड़ोगे नहीं, इतने स्मार्ट तो आप हैं ही हैं कि मोबाइल नहीं छोड़ने वाले हो, लेकिन छोड़ के देखो, नीचे गिर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन मोबाइल किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो न्यूटन ने कहा, बेटा न्यूटन ने ये कहा कि देखो, हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक बेसिक प्रॉपर्टी है, वो है मास की।
हर एक ऑब्जेक्ट के पास, चाहे वो एक स्मॉल सा एटम क्यों ना हो, स्मॉल सा पार्टिकल क्यों ना हो, हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नेम है मास। इसका मतलब दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पॉइंट, हर एक बॉडी अपने पास मास रखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमेशा लार्जर बॉडी, न्यूटन ने कहा कि हमेशा जो लार्जर बॉडी होगी, जिसके पास मास ज्यादा होगा, वो हमेशा वीक मास वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। न्यूटन ने कहा एवरी लार्ज बॉडी, लार्ज का मतलब क्या है, लार्ज का मतलब है हाई मास, एवरी लार्ज बॉडी अट्रैक्ट स्मॉलर बॉडी। बेटा न्यूटन ने कहा कि देखो, जितनी भी लार्ज बॉडीज हैं वो अपने से स्मॉलर बॉडी को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जैसे आपका मास ज्यादा है मोबाइल से, मोबाइल कितने की होगी, 300 ग्राम की होगी, 250 ग्राम की होगी या 200 ग्राम की होगी। आपका मास ज्यादा होगा, हो सकता है 40 किलोग्राम के हो, आप 50 किलोग्राम के हो, 60 किलोग्राम के हो, कुछ कुछ हो सकता है 100 प्लस भी टारगेट पूरा कर चुके हो अपना खा पी करके। तो वो लोग क्या करेंगे, वो मास को अट्रैक्ट करेंगे। किस मास को अट्रैक्ट करेंगे, जिनका मास उनसे कम है। न्यूटन ने कहा, अब मैं यहां से इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो ये तो एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर था, अब इंपॉर्टेंट बात सुनना। न्यूटन ने कहा कि एवरी बॉडी विच कंटेन लार्जर मास इज अट्रैक्ट ऑल अदर स्मॉलर बॉडीज। जिस भी बॉडी के पास मास है, पहली बात तो जिस बॉडी के पास मास है वो सारी बॉडीज अट्रैक्शन करेंगी, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचेंगी। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन खींचेगा, जिसका मास उससे कम होगा। जिस ऑब्जेक्ट का मास दूसरे वाले मास से कम है वो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब हमेशा जो बड़ा वाला मास रहेगा वो अपने से छोटे वाले मास को अपनी तरफ खींचेगा। हमेशा बड़ा वाला मास छोटे, क्या कभी ऐसे हो सकता है कि मोबाइल आपको खींचे, नहीं। आप मोबाइल को खींच सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका मास क्या है, ज्यादा। लेकिन अगर मैं कहूं इस मार्कर में और मोबाइल में कौन खींचेगा, तो आप कहेंगे मोबाइल का मास ज्यादा हो गया, तो मोबाइल इस मार्कर को खींच लेगा। हमेशा जिसका मास ज्यादा होता है बेटा, वो अपने से कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ये किसने कहा, न्यूटन ने कहा एवरी लार्जर बॉडी अट्रैक्ट्स एनी अदर स्मॉलर बॉडी। अब आप जानते हैं कि अर्थ के पास बहुत मास तो है ही है भाई, अर्थ टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अर्थ का अपना एक खुद का मास है। इसका मतलब अर्थ के पास अगर मास है तो वो अपने से छोटे हर एक मास को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और आपको पता है कि इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, सबका मास अर्थ के मास से कम ही है बेटा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, दुनिया मतलब इस अर्थ के ऊपर, मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेस में तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। अर्थ से पता नहीं कितने बड़े बड़े प्लेनेट्स पड़े हुए हैं। मैं इस दुनिया का मतलब कह रहा हूँ, इस अर्थ के ऊपर अर्थ से बड़ा कोई मास नहीं है। हमारा मास कितना होगा बेटा, बहुत कम। आपका मास कितना होगा, बहुत कम। मोबाइल का मास कितना होगा, बहुत ही कम होगा। इसका मतलब कि हम सब इस अर्थ के लिए नाचीज हैं, कुछ है ही नहीं। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, जबकि उसके कंपैरिजन में हमारा मास कुछ भी नहीं है। तो अर्थ, इसका मतलब हमारी तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। बेटा दूसरी बात, जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाता है। तो आप जानते हैं कि हमारे कंपैरिजन में अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर अर्थ को देखें तो अर्थ के कंपैरिजन में हमारा मास बहुत ज्यादा है ना। इसका मतलब अर्थ जो फोर्स हमारे ऊपर लगाता है वो फील हो पाता है, वो हम देख पाते हैं। लेकिन हमारे और आपके मास में कितना फर्क होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ आप 40 किलोग्राम के हो, मैं 70 किलोग्राम का हूँ, डिफरेंस कितने का आया, 30 किलोग्राम का। मैं 70 का हूँ, आप 40 के हो, तो सिंपल सी बात है कि डिफरेंस 30 का आया ना। तो क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा डिफरेंस बेटा, थोड़ा सा मास ज्यादा है आपसे, थोड़ा खा पी लोगे आप ज्यादा के हो जाओगे। बर्गर खा लो 10-12 दिन, फिर आप 80 के हो जाओगे, मैं 70 का रह जाऊंगा। इसका मतलब कि ये बहुत स्मॉल सा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, आप फील नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है। आप मोबाइल को लिए हो ना, तो इस समय आप मोबाइल को खींच रहे हो अपनी तरफ, क्योंकि आपका मास ज्यादा होगा और मोबाइल का मास क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब आप मोबाइल को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो मास का गैप बहुत कम है। आप 40 किलो के हो, मोबाइल 20 ग्राम की, बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है।
डिफरेंस का मतलब होना चाहिए 1000 किलोग्राम का, 10,000 किलोग्राम, तब तो पता चलेगा। छोटे मोटे मास में इतना इफेक्ट नहीं दिखता है। इसका मतलब कि हमारे और हमारे मोबाइल के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमारा मास इतना बड़ा लार्ज नहीं है, इसलिए हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो बेटा, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने कहा क्या, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया। न्यूटन ने कहा कि कोई भी ऐसा बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है अर्थ के पास कि अर्थ बहुत बड़ा फोर्स लगा रहा है और हम नहीं लगा पा रहे हैं। अर्थ वही काम कर रहा है जो काम हम करते हैं, जो काम आप करते हो, जो काम मोबाइल करता है, जो काम ये करता है। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने ये कहा एवरी लार्जर मास बॉडी अट्रैक्ट स्मॉलर बॉडी। बेटा दुनिया में जितनी भी लार्जर बॉडी है वो अपने से छोटे बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, हर एक बॉडी। अब देखो बेटा यहां पे इन्होंने कहा देखो दो बॉडी होंगी। अच्छा, जिसको अट्रैक्ट कर रही है उसके पास भी कुछ मास होना चाहिए। अब ये अलग की बात है कि जो दो बॉडीज रहेंगे, जैसे मान लो मैंने कहा दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, और मैंने कहा एक बॉडी और है, इसका मास m2 है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा कौन किस पे फोर्स लगाएगा, तो आप कहेंगे बड़ी वाली बॉडी जो होती है वो हमेशा छोटे वाले बॉडी पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है ना। अच्छा, इसके बीच कोई डिस्टेंस भी तो होगा, मैं मान लेता हूँ इसकी डिस्टेंस क्या है, r है। इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। इसका मतलब दो मास है यहाँ पर, एक तो m1 हो गया और एक m2 हो गया। m1 क्या कर रहा है, m1 फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्ट मतलब फोर्स, फोर्स निकाल रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। जबकि बेटा m2 क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्सपीरियंस का मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जबकि फोर्स लगाने वाला कौन है, m1। हमेशा लार्जर बॉडी स्मॉलर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है। क्लियर। दूसरी बात, जो बॉडी जितनी बड़ी जितनी लार्ज होगी वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी। इसका मतलब इसका फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा। अगर इससे कोई बड़ी बॉडी हो तो उसका फोर्स क्या रहेगा, और ज्यादा। और जबकि इस वाले बॉडी का बेटा मास कम है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स ये लगाएगा। हमेशा बड़ी बॉडी छोटे फोर्स लगाती है, तो इससे क्या होगा, ये छोटी वाली बॉडी खिसक के कहाँ आ जाएगी, यहाँ। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि अपनी मोबाइल को और इस मार्कर को अगर आप नीचे छोड़ो, छोड़ना मत, वैसे छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है स्मार्ट हो आप। अगर आप मोबाइल को और मार्कर को नीचे छोड़ोगे तो पहले नीचे कौन गिरेगा, मोबाइल। क्यों, मोबाइल चट से गिरेगी, बहुत तेज से आवाज आएगी, विश्वास ना हो गिरा के देख लो, बहुत बढ़िया सी आवाज आएगी, और फिर उसके बाद आपके लिए बिल्कुल हैप्पी माहौल होगा, फिर 10th में आपके 10% मार्क बढ़ जाएंगे। मोबाइल आप जैसे छोड़ोगे बहुत चट से बहुत तेज से आवाज आएगी, जैसे ही आवाज बहुत तेज से आएगी इसका मतलब कि मोबाइल पहले गिर गई है। अब आपने इस मार्कर को और मोबाइल को छोड़ा साथ में था, तो आखिर मोबाइल पहले नीचे क्यों गिरी। इसका रीजन क्या है कि जितनी बॉडी का मास ज्यादा होता है उस बॉडी को ऑब्जेक्ट जल्दी खींचता है। अच्छा, ज्यादा होना चाहिए लेकिन अर्थ से ज्यादा ना होने पाए। अगर अर्थ से ज्यादा हो गया तो अर्थ ही कोई खींच लेगा ना। मतलब मैं कह रहा हूँ मार्कर है और ये है मोबाइल है, तो इन दोनों का मास तो कम है ना अर्थ से, लेकिन इन दोनों में से नीचे पहले कौन पहुंचेगा, जिसका मास ज्यादा होगा। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा, न्यूटन ने एक लॉ दिया, लॉ का नेम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि देखो जो भी बॉडी होगी दुनिया में, हमेशा अगर इन दोनों मास का प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लाई करें, मतलब m1 मल्टीप्लाई m2 कर दें। अच्छा, यहाँ पे m1 क्या है, m1 इज अ बॉडी व्हिच एक्सर्ट अ फोर्स, मतलब जो फोर्स लगा रहा है। m2 क्या है, m2 इज अ बॉडी व्हिच एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे अर्थ फोर्स लगा रही है तो अर्थ हो गई m1, और मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है तो मैं क्या हो गया, m2। हम लोग भी अगर अर्थ से चिपके हुए हैं तो मतलब हमारे ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो m1 हो गया अर्थ, और m2 कौन हो गया, m2 कोई बॉडी होगी जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट,
द फोर्स इज डायरेक्टली proportional the force is directly proportional to the product of the masses। अब देखो, चाहे आप ये बोलो, देखो m1 आप जानते हैं बॉडी जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी जितनी बड़ी होगी उतना ही जल्दी वो खींच के चली आएगी। तो हम अलग अलग बोलें कि m1 बड़ा होगा तो फोर्स बड़ा होगा, m2 बड़ा होगा तो भी फोर्स बड़ा होगा, उससे अच्छा सीधे बोल देते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसके प्रोपोर्शनल है। बेटा को प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बढ़ा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब F, हम ये कह सकते हैं बेटा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब होता है इससे साइन लगाते हैं, टू m1 m2। अच्छा, m1 m2 क्या हो गया? m1 वो वाला मास जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, m2 वो वाला मास जो फोर्स लगा रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। फोर्स का मतलब होता है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर इन दोनों का मल्टीपल बढ़ेगा, किनका मल्टीपल? जो फोर्स लगा रहा है और जिसमें फोर्स लग रहा है, तो आपका फोर्स भी बढ़ जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, द फोर्स इज, अच्छा आप बताओ एक बात बेटा, मैं इस मार्कर को यहां रखा हूं तो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, मैं इस मार्कर को उठा के रखा हूं अंतरिक्ष में, स्पेस में, तो क्या ये यहाँ आएगा? नहीं आएगा। आप जानते हो कि वहीं घूमने लगेगा। इसका मतलब वहां अर्थ की ग्रेविटी नहीं काम कर रही है। एक चुंबक है बेटा, मैग्नेट, मैं उसके पास में रखूंगा, कोई आयरन पीस में पास में लेके आऊंगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। और मान लो मैंने मैग्नेट यहाँ रखा और आयरन को मैंने यहाँ रख दिया, तो क्या अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपसे मैं पूछूंगा बताओ बेटा क्यों नहीं अट्रैक्ट करा? आप कहेंगे बेटा डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई ना। जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो क्या फोर्स लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस के बढ़ने पे फोर्स क्या होता है? कम होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक ऑब्जेक्ट यहां रख दूं और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां रख दूं, तो क्या फोर्स लगेगा? नहीं लग पाएगा बेटा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके बीच डिस्टेंस क्या हो गई है? ज्यादा। इसका मतलब डिस्टेंस के बढ़ने पे फोर्स क्या होता है? कम होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ने पे अगर एक कम हो तो उसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द मासेस। इसका मतलब जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बेटा किसके प्रोपोर्शनल होता है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस है ये, और डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस को अगर स्क्वायर करेंगे तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। स्क्वायर लगाते हैं इसलिए क्योंकि देखा गया कि आप अगर डिस्टेंस डबल करते हो तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, इसलिए क्या लगा दिया गया? स्क्वायर लगा दिया गया। दो बात मैंने बताई, जो बॉडी फोर्स लगाती है अगर उसका मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका मास ज्यादा होगा तब भी फोर्स ज्यादा लगेगा। तो हमने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस। फिर मैंने कहा फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। और कौन बढ़ेगा? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, तो पता ही आपको है ना, कोई भी चीज की डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम लगा पाएंगे हम। जितना हमारे पास में रहेगा उतना फोर्स लगाना क्या होगा? इजी होगा। और यहां से बेटा कंबाइंड करके अगर हम कहेंगे तो कंबाइंड करके हम कह देते हैं कि फॉर्मूला जो बन के रेडी होता है, देखो एक ही चीज इसके प्रोपोर्शनल है उसके भी है, तो जब दो ही चीज, देखो प्रोपोर्शनल साइन दो बार लगा हो अलग अलग चीज के साथ में, तो उसको मिला के एक बार लिख देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या बेटा ये बात क्लियर है? जैसे m1 m2 लिखा था, जैसे यहाँ पे F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू, देखो m1 m2 था ही था, वो मल्टीप्लाई लगा के 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो जब इसके प्रोपोर्शनल भी है ये, और इसके प्रोपोर्शनल भी है, तो जब अलग अलग प्रोपोर्शनल है तो हमने मल्टीप्लाई में एक साथ लिख लिया, ये हम लिख सकते हैं।
तो ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बेटा आप नोट कर लेना अच्छे से कि पहले वो प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अगर ये हो गया तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि अब फॉर्मूला क्या बन के रेडी होगा, या एक स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वो बन के क्या रेडी होगा, तो आप कहेंगे एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर एवरी बॉडी, मतलब हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, बॉडी विथ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विथ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते हैं क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, खींचेगा, और वो क्या होता है, विच इज proportional, which is proportional to the mass of the both body, मतलब दोनों बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों ही मास का प्रोपोर्शनल होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और इनवर्सली मतलब अपॉन में किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब r स्क्वायर के। तो बेटा ये फॉर्मूला किसका बन गया, ग्रेविटी का। और आपको शायद पता हो और ना पता हो तो आप जान लो, कभी भी अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां कोई ना कोई कांस्टेंट आता है बेटा। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मतलब ये होता है कि कोई भी मास अगर हटता है, अच्छा देखो अब हमें रटना नहीं है कि अर्थ के ऊपर ही खाली फोर्स लगता है, अब तो हर एक बॉडी फोर्स लगा सकती है ना, अब तो हम भी फोर्स लगा सकते हैं। अब यहाँ m1 m2 में आप जानते हैं m1 वो बॉडी है जो फोर्स लगा रही है, m2 वो बॉडी है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। अब जैसे मैंने कहा कि अर्थ और मैं, तो अर्थ फोर्स लगा रही है तो वो हो गई m1, और मैं फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया m2। आप जानते हैं कि जो अर्थ होती है वो भी सन के चक्कर लगाती है, इसका मतलब अर्थ के ऊपर भी ग्रेविटी काम कर रही है। किसकी ग्रेविटी काम कर रही है, सन की। इसका मतलब सन क्या हो गया वहां पे m1, क्योंकि सन फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, अर्थ, तो अर्थ क्या हो गया m2। तो ये m1 m2 देखो, अर्थ कोई बड़ा काम नहीं, अर्थ भी चक्कर लगा रही है, जैसे हमको अर्थ ने कंट्रोल किया है वैसे अर्थ को किसने कंट्रोल किया है, सन ने। सन क्या अर्थ कहीं बाहर जा पाता है, अर्थ चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है साल भर तक। इसका मतलब हर एक बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही रहा है, बस कोई उसको फील कर पाता है, कोई फील नहीं कर पाता। जैसे हम और आप, हम दोनों के बीच भी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उस फोर्स को हम फील नहीं कर पा रहे हैं। रीजन, क्योंकि मास बहुत कम है, बहुत कम मास में बहुत कम चेंज होता है, उसको देखना ही पॉसिबल नहीं है बेटा। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन आर स्क्वायर, और आप कहोगे यहां से अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो F इक्वल टू आ जाएगा G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। G क्या निकल के आया बेटा, कांस्टेंट। इसी G को हम बोलते हैं वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बेटा G ही क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बेटा G की वैल्यू कितनी होती है, G की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। वैसे इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। कैसे होता है अभी हम देखने वाले हैं बेटा, ठीक है, बहुत जल्दी ही अभी हम देखेंगे इसकी यूनिट ये कैसे होती है। तो बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत हो बताओ, अभी इसमें परेशान मत होना, इसके बारे में बात कर लेंगे अभी हम आगे। सबसे पहले आप ये बताइए क्या आपको यूनिवर्सल लॉ समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत होगी, कहीं कोई डाउट होगा, दोबारा फिर से वीडियो देख लो एक बार। इससे बेटर आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा बेटा इसके बारे में, बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन है। अगर आपको दिक्कत है एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना,
सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा, इसमें कुछ बचने वाला है ही नहीं, हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। अच्छा, थोड़ी सी बात अगर हम और कर लें कि अगर ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ ही रहे हो तो आप इसका जरा यूनिट देख लो। देखो बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अभी आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। बताओ बेटा जी की वैल्यू क्या होगी, यहां से आप कहेंगे जी की वैल्यू निकालना है तो आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दो, तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। ये m1 m2 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो m1 m2 इक्वल टू क्या बचेगा, g। इसका मतलब g इज इक्वल टू निकल के आया एफ आर स्क्वायर m1 m2। ये कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया, मल्टीप्लाई में आ गया, ये अपॉन में आ गया। अच्छा, अगर यहाँ से हम यूनिट पूछें आपसे, यूनिट ऑफ जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आप कहेंगे जी की यूनिट निकालना है, देखो फोर्स का होता है न्यूटन, फोर्स का होता है न्यूटन। अच्छा, डिस्टेंस का होता है मीटर, लगा हुआ है स्क्वायर तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, अपॉन मास m1 का होगा किलोग्राम और m2 का भी क्या होगा, किलोग्राम। तो यहाँ से जो यूनिट निकल गया जी का वो आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, अपॉन, पर का मतलब अपॉन, किलोग्राम, किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू हो गया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट ये होती है। इसकी बेटा जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ जी, वो याद रखिएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट आपने निकाला ही था अभी, तो ये इसकी यूनिट होगी बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हो आप बताइए मुझे, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर से एक बार समझा दूंगा। मुझे लगता नहीं वैसे कि यहाँ पे कोई आपको दिक्कत होगी, कोई परेशानी आई होगी। अगर दिक्कत हो बताना आप, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे आर स्क्वायर यहाँ भेजे, m1 m2 अपान में आ गया और हमने यहाँ पे यूनिट और ये निकाल लिया। अब दुनिया में आप हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स निकाल सकते हो बेटा। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो यूज़ होगा, अब हम लोग कल न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ मास ऑफ अर्थ ये कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस ऑफ अर्थ, देखो बेटा अर्थ जो फोर्स लगाती है वो सेंटर से लगाती है, तो अर्थ का सेंटर जो होता है उससे रेडियस, हम लोग अर्थ के सेंटर पे तो है नहीं, हम लोग अर्थ के सरफेस पर हैं, तो जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो होती है 6400 किलोमीटर। ये बेटा आप समझते हो कि इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 को मैंने ऐसे लिख दिया है। और अगर 3 बार पॉइंट यहाँ लेके आए तो क्या बन जाएगा 6.4, तो 3 बार अगर पॉइंट यहाँ आया तो आप कहेंगे 3 बार नंबर को छोटा किए तो यहाँ बड़ा कर दो। दुनिया का नियम है कि हर चीज बैलेंस चलती है, तो कहाँ देखो 6